आज हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये पार्लियामेंट है क्या, इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड द पार्लियामेंट, यानी भारत में विधायिका जो है वही संसद के रूप में जाना जाता है। द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? तो संघीय विधायिका, संघीय विधायिका ही भारतवर्ष में पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी यह है चूंकि संपूर्ण देश के लिए एक सर्वोच्च विधानमंडल है, विधायिका है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द रिपब्लिक स्टेट, यानी इंडिया। भारत का यह सर्वोच्च विधायिका है जिसको हम संसद के रूप में जानते हैं। अब है कि ये पार्लियामेंट्री यानी संसद ब्रिटिश वगैरह में, ब्रिटेन में इसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। ये बड़ा कॉमन है, चर्चित है नाम, इसीलिए हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म को सरकार के संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया है। ये संसद क्या है? तो संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है जिसको हम लोग विधानमंडल के रूप में भी जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी में संसद कहते हैं, संसद। कभी कभी कुछ बच्चे बोलने में यहां पर मिस कर जाते हैं। सांसद और संसद, तो यहां पर बोलने में त्रुटि होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। संसद यदि कहते हैं तो हम पार्लियामेंट के रूप में जानते हैं। यह है रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक समूह होता है स्थान विशेष में, जिसको हम लोग संसद के रूप में जानते हैं, जिसको हम विधायिका कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारतवर्ष के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों सदनों के और नॉमिनेटेड सभी मिल करके भारत को कैसे चलाया जाए, किस नियम के तहत चलाया जाए, इसको बनाने के लिए संसद में जो लोग होते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सदस्य होते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में सांसद कहते हैं। यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। संसद के जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं। बस एक आकार का केवल अंतर है। तो कभी कभी हमारे बच्चे भूल जाते हैं बोलने में, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद कहलाते हैं और पार्लियामेंट संसद। अब है कि हम लोग संसदीय प्रणाली को क्यों अपनाते हैं? और भी विभिन्न प्रणाली है,
तो इसके पीछे कुछ तर्क है। हम लोग पहले ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के अधीन थे। बहुत लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली। तो द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स संविधान को फ्रेमिंग करने वाले जो विशेषज्ञ थे उसकी टीम थी। उसके जो चेयरपर्सन थे मूल रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। यही कारण है इसे संविधान निर्माता के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने अनुभव किया, महसूस किया, प्रेरित हुए कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसका जो दृष्टिकोण है, इसका जो अप्रोच है, वो आइडियल है, अच्छा। इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया गया। और भी है कि इसमें दूसरा भी तर्क है। एक ही केवल तर्क के आधार पर इसको अपनाने की बात नहीं हुई थी। दूसरा भी तर्क है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो विभिन्न दृष्टिकोण से अनुभव किया कि इसमें धर्म के भी आधार पर, भाषा के भी आधार को ध्यान में रखते हुए इस सिस्टम को डेवलप किया गया था, ध्यान में रखा गया था ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए भी इसको अपनाना आवश्यक लगा। तीसरा है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होते हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव, दूसरा को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है उसको कहते हैं जुडिशियल। तो एग्जीक्यूटिव जो है, आप लोगों को मैंने पहले भी चर्चा में स्पष्ट कर दिया था कि जो हु इंप्लीमेंट, हु इंस्टीट्यूट द लॉज which is made by लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायिका के द्वारा जो बनाया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाया जाता है, उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य कौन करता है? तो एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट टू एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स हु implements that all rules and regulations which are already mentioned in our constitution। तो इसको ये फुल्ली रेस्पॉन्सिबल होता है किसके प्रति? पार्लियामेंट के प्रति। भारतवर्ष में इसको क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। विधायिका के प्रति। और प्रयास किया जाता है कि सर्वसम्मति से जो विधान बनाए जाते हैं उसको अक्षरशः लागू किया जाए, और इसमें डिक्टेटरशिप, तानाशाही प्रवृत्ति को रिड्यूस किया जाता है। यदि कहीं से कोई ऐसी संभावना दिखती है तो उसको वो चांस रहता ही नहीं, वो समाप्त हो जाता है। इसमें डिक्टेटरशिप की कोई बात ही नहीं होती है। इसलिए भी यह पद्धति, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाना आवश्यक हो गया। और एक बड़ी बात है, वह है सेवरल मेथड्स बाय व्हिच द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स। आप लोगों को ज्ञात होगा कि
सरकार में जो होते हैं, सरकार में जो होते हैं, अब आपको दिमाग में यह बात आती होगी कि सरकार में कौन होते हैं, तो याद रखेंगे आप, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो सरकारी तंत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल कंसर्न ऑफिसर्स आर इन एग्जीक्यूटिव। यानी सरकार में जो होते हैं, ऑलरेडी अब आप समझ गए ये सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो वो इससे पहले मैंने कहा कि फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं विधायिका के लिए। दूसरा है कि इसमें मिनिस्टर वगैरह कहीं पद और पावर का दुरुपयोग न करे, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। मतलब द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यस, द मेंबर of parliament have rights to raise questions in front of concerning ministers। यानी यदि सदस्य को, पार्लियामेंट के सदस्य, तो उसमें बेसिकली अपोजिशन पार्टी का था, जो सरकार में होते हैं वो अपनी नीतियों का, नियमों को जो इंप्लीमेंट किया जाता है उसका विरोध सामान्यतया नहीं होता है यदि कभी गलत भी निर्णय लिया जाता है, क्योंकि वो सरकार में होते हैं। लेकिन अपोजिशन पार्टी के जो लोग होते हैं वो क्वेश्चन राइज करते हैं। तो इसलिए आप लोग संसद में सुनते होंगे, इस पर हम लोग डिटेल्स में बाद में चर्चा करेंगे। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड व्हेन क्वेश्चन स्टार्टेड इन द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, और यहां तक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होता है। यानी सरकार की नीतियों को मिनिस्टर्स की नीतियों को कंट्रोल करने के लिए ये सारे अस्त्र हैं कि सरकार डिविएट नहीं कर सकती अपने नियमों से। और ऐसी स्थिति में अपोजिशन पार्टी को प्रश्न करने का अधिकार होता है, जानकारी लेने का अधिकार होता है, देश को बताने का अधिकार होता है कि सरकार कार्य किस प्रकार से कर रही है, सही कर रही है अथवा गलत। तो इसको हम लोग क्वेश्चन आवर में बांटते हैं, फिर 0 आवर में बांटते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग अलग से जब चर्चा करेंगे इसमें। ये क्वेश्चन आवर क्या होता है? ऐसा कालखंड, सामान्यतः आप लोग यही कहते होंगे कि ऐसा कालखंड जो जिस कालखंड में प्रश्न किए जाते हैं, लगभग बात भी वही है, किंतु जब सत्र प्रारंभ होता है संसद में, तो प्रथम कालांश जो होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है। वो सामान्यतः 1 घंटा का होता है। 1 घंटा तो मान लिया जाता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा भी हो जाता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग, और क्वेश्चन कैसे करना है, कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टेड है, ये पॉइंट्स हैं। और दूसरा है 0 आवर, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे आर वेरी ईगर टू वेटिंग दिस टाइप ऑफ 0 आवर। Every member of the parliament has right to ask any type of question in front of the speaker to the related ministers or concerning ministers। यह शून्य कालांश जो होता है वह बहुत ही आकर्षक होता है। इसीलिए पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं बड़े ही बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं, इसका।
और कभी कभी जब सरकार, अपोजिशन पार्टी को लगता है कि सरकार की नीति सही नहीं है, तो वैसी स्थिति में अपोजिशन वाला विभिन्न पार्टियों को मिला करके यहां तक कि नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव भी रख देती है, प्रस्तुत कर देती है, उससे गुजरना होता है सरकार को। तो ये सब दीज आर द मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर्स एंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये सारे जो अधिकार हैं, पद्धति है, वो उसको नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सरकार बेलगाम न हो जाए, इसके लिए इस पद्धति को अपनाया जाता है। तो ये सारी विशेषता होने के कारण, और भी कई तर्क हैं, तो विशेषता होने के कारण ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इसको भारत में अपनाया गया। इट इज ऑलरेडी क्लियर व्हाई इट इज इम्प्लीमेंट इन आवर कंट्री। ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसको क्यों अपनाया गया, तो इसके कुछ पॉइंट्स, रीजन है, तर्क है। अब हम लोग यह समझ गए हैं कि पार्लियामेंट क्या है, भारत की सर्वोच्च विधायिका है, और दूसरा हम समझ गए हैं कि भाई इसको क्यों हम लोगों ने अपनाया, तो ये सारे तर्क हैं। अब है कि संसद को हम लोग दो भागों में बांट करके इस पर अध्ययन करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम इसको थोड़ा सा बांटेंगे। पार्लियामेंट को हम दो भाग में बांटेंगे। इसको कहते हैं, यानी पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, दो हाउसेज होते हैं। एक को कहते हैं एक को कहते हैं अपर हाउस, लोअर हाउस। इसको हम कहते हैं हिंदी में उच्च सदन, इसको कहते हैं निम्न सदन। अब इसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग जानते हैं ऑफ द पीपुल, हाउस ऑफ द पीपुल, यानी लोक राज्यसभा, और इसको कहते हैं लोकसभा। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको हम दो सदन में बांट करके स्पष्ट करते हैं। अब इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा, किंतु अभी वर्तमान में 245 है। याद रखेंगे आप, इसमें जो है 230, 233 विभिन्न राज्यों से, फिर और संघ शासित राज्यों से है शेष। तो अभी यदि पूछा जाए कि कितना प्रश्न, अभी कितने इसके मेंबर हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर हैं, तो आप बता सकते हैं कि 245 वर्तमान में। मैक्सिमम पूछा जाए तो कहेंगे आप कि मैक्सिमम 250 तक हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में 245 है। और इसमें जो है 545 है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो बाउंड्री है, यानी कि क्षमता, कैपेसिटी 552 तक की है।
किंतु 550 तक हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 ये है, और ये 545 में 543 पर इलेक्शन होता है। यानी 543 मेंबर के लिए 543 मेंबर के लिए इलेक्शन होता है। यानी इलेक्शन के द्वारा 543 मेंबर का चयन होता है, और 2 मेंबर जो होते हैं, 2 members are nominated. 2 members are nominated by the President of India. और इस तरह से 43 प्लस 2 बराबर 45 होता है, 545। याद रखेंगे, इसमें कभी कभी हम लोग जब क्विज यूज कराते हैं ना, तो थोड़ा सा बच्चे कितना कंसंट्रेट होते हैं इसको परखने के लिए कभी कभी वर्ड को चेंज कर देते हैं, तो सावधानी रखनी है। नॉमिनेटेड होता है, नामित होते हैं, और एक होता है इलेक्टेड, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 545 हो गया लोकसभा में, और 245 हो गया राज्यसभा में। यानी लोकसभा, अब देखिए ये 245 और 545 ये दोनों मिलकर के देश के लिए कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि जब एक बार संविधान बनिए गया, संविधान नियमों का संग्रह है, कानूनी दस्तावेज है, तो फिर दोबारा ये लोग क्या करते हैं? तो आपको इस प्रकार का विचार मन में आता होगा। इसलिए कि जिस समय में संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय में तात्कालीन परिस्थितियां जो थी, उस समय की भौगोलिक परिदृश्य, वातावरण, आवश्यकताएं, उन तमाम बातों को ध्यान में रख करके नियम बनाए गए थे। किंतु बाद के कालखंड में समय के अनुसार से आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण के हित में समय समय पर नियमों में कुछ संशोधन करना पड़ता है। तो ऐसे ही नियम बनाए जाते हैं संशोधन के, फॉर द बेटरमेंट और द वेलफेयर ऑफ द कंट्री इट इज द मोस्ट नेसेसरी टू टाइम इट मस्ट बी सम अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी प्रकार से हम पहले के क्लास में हमने इसको स्पष्ट भी किया है। तो ये 545 और 245 दो, यानी ये दोनों मिलकर के मेंबर मिलकर के नियम और विधान बनाते हैं। याद रखेंगे कि सब प्रकार का नियम नहीं है। फिर जो संविधान की आत्मा में वर्णित है, संविधान के मूल में है, उसमें संशोधन करने के लिए और भी एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसमें तो सिंपल मेजॉरिटी का आधार पर हो जाता है, लेकिन वैसे के नियमों प्रकार के नियम बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी इज एसेंशियल। और दूसरा क्या है कि आधा राज्य का भी होना चाहिए, प्रत्येक विधानमंडल के सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। इसलिए वो डिफिकल्ट है, किंतु सामान्य रूप से संशोधन जो किए जाते हैं इसी पद्धति से किए जाते हैं। तो हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे कि इसका ये दोनों मिलकर जो विधान बनाता है, नियम बनाता है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि अपर हाउस के क्या फंक्शंस होते हैं, लोअर हाउस के क्या फंक्शन होते हैं, सरकार निर्माण में किसकी भूमिका होती है, और फिर इसी पे हम चर्चा करेंगे व्हिच इज सुपीरियर, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो आप लोगों के मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि नहीं लोअर हाउस ज्यादा सुपीरियर होगा, किसी के मन में होगी कि नहीं अपर हाउस होगा, किसी के मन में यह भी जिज्ञासा रही होगी कि ये निम्न क्यों लिखाता है, किसी के मन में यह कि ये उच्च क्यों लिखाता है। इन तमाम बातों पर हम लोग
आगे चर्चा करेंगे। आज इतना ही। इसी को आप टॉपिक को पढ़ कर आएंगे ताकि आगे समझने में और भी सुविधा होगी। आज इतना ही, धन्यवाद।